Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. And friends, as you know, we have already covered 90 questions in our previous video regarding environment and ecology. If you have not watched, please visit all of that. That will enhance or boost your knowledge regarding environment and ecology syllabus. And I am covering 10 questions per day, but it is not only 10 questions, because there are 3 or 4 options along with the one question. By doing or by getting such type of knowledge, you can cover all the syllabus of the each and every subject. Even I have uploaded video regarding history, political science, geography, economics. If you have not watched, please visit all of that. That will definitely boost your confidence to crack any government competitive exam, UPSC and any state PCS exam. Even 91st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. Which of the following statements regarding atmospheric aerosol are correct? एरोसोल के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट, दे कैन बी फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर. हमने अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर के बारे में पढ़ा था. ट्रोपो, स्टेटो, मेसो, एक्सो, ट्रोपो, स्टेटो, मेसो, आइनो, एक्सो, यही एटमॉस्फेयर की लेयर रहती हैं. और इसमें बोला गया कि यह अकेला जो सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जो एरोसेल है. सेकंड है, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग कम करने में सहायता करते हैं. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज दे आर एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड लेवल ओजोन. ग्राउंड लेवल पे ओजोन क्या हेल्प करने में बनाने में सहायता करते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आप मार्क कीजिए. और हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं. ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है तीनों ठीक हैं. इसका करेक्ट आंसर बी है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि इन द एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स आर मेनली सिचुएटेड इन द लो लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. नियर अबाउट जो 1.5 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर से नीचे है वहाँ पे मिलते हैं. सिंस एरोसेल सोर्स आर दी लोकेटेड इन टेरिस्टोरियल सरफेस. मतलब एक तो हम ओशियनिक सरफेस बोलते हैं, एक टेरिस्टोरियल मतलब जो लैंड की सरफेस पे है. हाउएवर सर्टेन एरोसेल्स कैन स्टिल फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर. मतलब ये ट्रोपोस्फेयर में मोस्टली रहते हैं, बट कुछ पार्ट है जो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में भी पाए जाते हैं. स्पेशली वोल्केनिक एरोसेल, जो ज्वालामुखी से एरोसोल्स निकलते हैं, एजेक्टेड इनटू द हाई एल्टीट्यूड एरिया लेयर, जो तभी वो स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच पाते हैं. ज्वालामुखी की हाइट ऊंची रहती है ना. तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है इसका. एरोसोल्स इंटरेक्ट विद द अर्थ रेडिएशन बजट डायरेक्टली. जो आपको पता है कि हम सन से एनर्जी हमारी अर्थ गेन करती है, फिर उसको रेडिएट करती है, तो उसको क्या है, रेडिएशन बजट डायरेक्टली. बजट बोलते हैं कि वो मान लो कितना अपने आप पास रखती है, कितना वापस छोड़ देती है. तो अर्थ रेडिएशन बजट डायरेक्टली से इंटरेक्ट करती है एज दे स्कैटर सनलाइट डायरेक्टली बैक इनटू द स्पेस, विच रिजल्ट्स इन द कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड रिडक्शन इन द ग्लोबल वार्मिंग. तो एयरोसोल्स आपके ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ग्राउंड लेवल ओजोन इज फॉर्म ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड which are emitted from the vehicles, power plants, industrial boilers, refinery, chemical plant and other sources and volatile organic compounds. Aerosols are not constituent factor. तो आपकी ओजोन लेयर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, या आपके केमिकल जो यूज़ करते हैं, या रिफाइनरी में कोई प्रोडक्ट यूज किया जाता है, उससे जो आपका मतलब बाहर का वेस्ट रहता है उससे ही ये बनते हैं, ना कि इसका एरोसेल का कोई रोल है ओजोन लेयर बनाने के. ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है. 92nd क्वेश्चन देखते हैं. द टर्म लीडरशिप इन द एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिज़ाइन रिसेंटली इन न्यूज़ रिलेटेड टू. एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात की गई है, ये न्यूज़ में था. किसके बारे में है वो? फर्स्ट स्टेटमेंट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी टू प्रमोट सस्टेनेबल डिज़ाइन ए लार्ज प्रोजेक्ट. सेकेंड बी है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर द ग्रीन बिल्डिंग डेवलप्ड बाय द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल. जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम है कि ग्रीन बिल्डिंग डेवलप्ड बाय द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा.
सी है अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू मोबिलाइज पीपल पार्टिसिपेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट। क्या ये एनवायरमेंट के लिए कोई प्रोग्राम है जिसमें ये एनवायरमेंट कंजर्वेशन का प्रोग्राम किया जाता है? डी है कंसोर्टियम विद द यूरोपियन यूनियन एम्ड एट अचीविंग द नेट जीरो एमिशन 2030। मतलब 2030 तक क्या हमारा जीरो एमिशन है जो गैसों का, तो वो करने के लिए ये प्रोजेक्ट किया गया है। क्या इसका नाम है? तो इसका सॉल्यूशन बी है, जो लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन इज़ द स्टैंडर्ड फॉर ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन, ग्रीन बिल्डिंग ऑपरेशन सर्टिफिकेशन डेवलप्ड बाय द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। अमेरिका की यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है। मतलब आपकी बिल्डिंग जो बनाई हुई है, आप मान लो फ्लैट बनाते हैं, बिल्डिंग में कितना ग्रीनरी यूज कर रहे हैं, आजकल उसके प्रोजेक्ट आए हुए हैं, तो उसको ही उसके लिए ये उसको बोलते हैं द लीडरशिप आगे बढ़ना इन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड डिज़ाइन लीड बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको पता चल गया कि एग्जाम में आएगा वन लाइनर में लीड क्या होता है। तो ये इसकी ये जो बिल्डिंग क्या ग्रीन बिल्डिंग होनी चाहिए, उसके डिज़ाइन के लिए काउंसिल बनाई हुई है, वही उसके प्रोजेक्ट को ही एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन बोलते हैं। लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इन डिज़ाइन। एंड दी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली द लैंड्स विच हैव बीन टेकन अप फॉर द कल्टिवेशन आफ्टर द लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड इन द एलिजिबल फॉर द टाइटल राइट्स। मतलब ये बोला गया कि जो लैंड है विच हैव बीन टेकन अप फॉर द कल्टिवेशन आफ्टर द लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड इन एलिजिबल फॉर द टाइटल राइट्स। 2006 में आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट आया है। क्या इस लॉ के बाद में जो ज़मीन जोतने के लिए बनाई गई है, क्या वो उसमें लॉ में वो ओनली क्या वही ज़मीन ली जाएगी टाइटल राइट्स में, मतलब ये अधिकार दिया जाएगा। सेकंड है, द लैंड रिकग्नाइज अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी सोल्ड और ट्रांसफर्ड। जो यहाँ पे लैंड रिकग्नाइज करेगी उसको क्या सोल और बेचा नहीं जा सकता या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ग्राम सभा इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू अप्रूव द लैंड टाइटल। क्या ग्राम सभा ही आपके लैंड टाइटल को, ज़मीन के अधिकार को पक्का कर देती है? इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, अपना आंसर मार्क कीजिए। और अगर आप ऐसे अटैम्प्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और एग्ज़ाम में आप कभी चीज़ों के लिए दिक्कत नहीं मानोगे और आप इजीली क्रैक कर जाओगे। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दिस एक्ट्स गिव राइट ओनली लैंड दैट इज कल्टिवेटेड बाय द फैमिली कंसर्न बिफोर द लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड। न्यू लैंड टेकन अप फॉर द कल्टिवेशन वंस द लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड विल नॉट बी एलिजिबल। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि दिस एक्ट्स गिव राइट ओनली टू लैंड, जो उस लैंड को ये राइट देता है जो पहले इस लॉ बनने से 2006 से पहले जो जिस पे किसी का राइट था या वो कल्टीवेशन करता था वही राइट है, उस पे ही ये राइट देगा न्यू फॉरेस्ट राइट एक्ट। अगर जो कोई नई लैंड 2006 के बाद कोई जोतने लगा, उस पर हक जमाने लगा है, तो वो इसके अंदर नहीं आएगी, नॉट एलिजिबल वो। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द लैंड रिकग्नाइज अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी सोल्ड और ट्रांसफर्ड। मतलब ना ही किसी को बेची जा सकती है, ना ही किसी के नाम पे ट्रांसफ़र की जा सकती है। ग्राम सभा इज नॉट द फाइनल, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि ग्राम सभा फाइनल अथॉरिटी नहीं है लैंड राइट्स को। हालांकि क्या है, फर्स्ट नोडल एजेंसी है, रिकमेंड करेगी लैंड राइट्स टू बी दी विलेजर्स, लैंड गांव के आदमियों को लैंड राइट्स देगी। देन द ग्राम सभा रिकमेंडेशन गोज थ्रू द 2 स्टेज ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी एट द तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद कमेटी तालुक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसाइड करेगी। द फाइनल डिसीजन टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। फाइनल डिसीजन आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का रहेगा, वो सिर्फ एक इनिशियल नोडल एजेंसी है ग्राम पंचायत। ये जैसे आपका ये रूल ऐसे है कि जो बंजर एरिया पड़ा था उसको पंचायत आदमी में बांट देती है, उसका आपका लैंड टाइटल दे देती है, ये इसके नाम की, इसके नाम की, उसको अप्रूव बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी करेगी। और 2006 से बाद की का हक नहीं है, ये पहले का है। 94th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इकोसिस्टम इंजीनियर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। आपको ये बहुत ध्यान से रखना है कि इनकरेक्ट पूछा गया या करेक्ट पूछा गया, नहीं तो आपको करेक्ट आंसर पता होते हुए भी गलत हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे क्रिएट, modify and maintain habitats but will not destroy and at any cost।
मतलब ये क्रिएट हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं, मेंटेन हो सकते हैं, हैबिटेंट, बट विल नॉट डिस्ट्रॉय एट एनी कॉस्ट। सेकंड है दे कैन अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अबंडेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये डिस्ट्रीब्यूशन का है, जो अबंडेंस ज़्यादा मात्रा में है प्लांट्स का, एनिमल्स का, उनको अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। एंड द थर्ड वन इज ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज इकोसिस्टम इंजीनियर। ह्यूमन बींग्स को ही इकोसिस्टम इंजीनियर बोला जाता है क्या? आप अपना आंसर मार्क कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट गलत है, क्योंकि गलत पूछा गया है इसमें। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है सेकंड एंड थर्ड। करेक्ट आंसर इसका ए है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इकोसिस्टम के बारे में मैंने बात की थी कि कोई भी चीज़ मराइन इकोसिस्टम हो सकता है या आपका ग्रास इकोसिस्टम हो सकता है। इकोसिस्टम मतलब एक फल फूल पेड़ पत्तों या एनिमल को कंबाइन मिला के एक इकोसिस्टम बनता है। तो इसमें क्या है, एनी ऑर्गेनिज्म दैट क्रिएट्स एंड सिग्निफाई मॉडिफाइज मेंटेन और डिस्ट्रॉय द हैबिटेट, उसको ही इकोसिस्टम इंजीनियर कहते हैं, कि वो उसको बिगाड़ता है, बनाता है उस सिस्टम को, उसको ही इंजीनियर बोला जाता है इकोसिस्टम का। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, दे कैन अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल और पशुओं का जो भी है उनका रेशो चेंज कर सकता है। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ द इकोसिस्टम इंजीनियर आर ह्यूमन बींग्स, होमोसेपियन बोलते हैं, क्योंकि आदमी ही तो उसका पूरा इकोसिस्टम को चेंज कर सकते हैं। वहाँ से पेड़ पौधे काट देंगे तो वो वहाँ से बिल्कुल ही इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, या उसके प्रीडेटर को भी कई बार मार दिया जाता है, तो वो पूरा चेंज कर सकते हैं इकोसिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 95th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, TWB। पहले आपने LEWD पढ़ा था, यह TWD है, और लीडरशिप इन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी डिज़ाइन में था, जो बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए था। तो चीज़ों को आप बार बार रिपीट करते रहोगे, लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगी। इसमें TEB के बारे में बोला गया, द इकोनॉमिक्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी है उसको एज ए इकोनॉमिक्स लिया गया है, मतलब पैसे का इकोनॉमिक्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इज टू मेक पीपल रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, कि हर स्पीसीज की एक इंट्रिंसिक आंतरिक वैल्यू होती है। जैसे आपने बोला होगा, देखा होगा कि फेस वैल्यू बोलते हैं हम, जैसे मनी की फेस वैल्यू होती है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, पीस ऑफ पेपर है, बट गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। आप उसको देखोगे तो उसकी वैल्यू है गोल्ड की, मेटल की वैल्यू है। तो क्या बोला गया कि जो स्पीसीज है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। सेकेंड वन इज TWG ग्रीफ फूड इज सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो टीबा जो ग्रीफ है वो फूड सपोर्ट करता है क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी दोनों ठीक हैं, डी दोनों गलत हैं। इसका सॉल्यूशन बी है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें बोला गया कि दी इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन द मेकिंग नेचर्स वैल्यू विजिबल, मतलब हम उसकी वैल्यू को विजिबल दिखाते हैं। इट्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव टू मेन स्ट्रीम द वैल्यूज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू या इकोसिस्टम सर्विसेज इनटू डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल, मतलब हम उनकी वैल्यू को ही फैक्टर में रख के डिसीजन लेंगे आगे। TB डेमोन्स्ट्रेट देयर वैल्यूज इन इकोनॉमिक टर्म्स एंड नॉट इन इंट्रिंसिक वैल्यू। इकोनॉमिक टर्म के बारे में वैल्यू बताई जाती है, नो कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में नहीं बताई जाती। नेक्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट, जो TEWA ग्रीफूड बोलते हैं, टीबा ग्रीफूड इज डिजाइन टू गाइड द इवोल्यूशन ऑफ द फूड सिस्टम एंड देयर कॉम्प्लेक्स लिंकेज टू द एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड ह्यूमन हेल्थ। इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम टीबा ग्रीफूड को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 96 क्वेश्चन, रिगार्डिंग द ग्रीन हाईवे पॉलिसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्रीन हाईवे के बारे में, जैसे आपने देखा होगा कि ग्रीन हाईवे पॉलिसी चल रही है, अपने रोड के जो हाईवे निकल रहा है उसके दोनों साइड में या बीच में भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसके बारे में स्टेटमेंट है। 1% of the total project cost of the all highway projects will be kept aside the plantation along with the highway and its maintenance, मतलब जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 1% आपका पेड़ पौधे साइड में जो हाईवे के बनाने के लिए रखे जाते हैं क्या। नेक्स्ट है
इट इज़ डेवलप्ड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया जाता है। थर्ड है फॉर रिलीज ऑफ द फंड द सर्वाइवल रेट ऑफ द ट्रीज शुड बी 90% इन द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर फंड रिलीज होता है तो सर्वाइवल रेट ऑफ द ट्रीज मतलब कितने पेड़ जिंदा रहते हैं या सर्वाइव कर पाते हैं, शुड बी 90% इन द प्रीवियस ईयर। तो 90% पेड़ जिंदा रहने चाहिए फंड रिलीज करवाने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे आजकल हाईवे का प्रोजेक्ट दिया जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी का है फर्स्ट एंड सेकंड, सी सेकंड, डी है तीनों ठीक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, तीनों ठीक हैं। 1% जो आपको प्रोजेक्ट का है उसके लिए असाइड कीप असाइड मतलब एक ईयर मार्क बोल दो, या इसके लिए आप वोकेबलरी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ईयर मार्क कर देते हैं कि 1% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका आपको हमेशा प्लांटेशन पर्पज़ के लिए रखना है। तो अबाउट 1000 करोड़ पर ईयर रहता है विल बी अवेलेबल प्लांटेशन पर्पज़, मतलब इतना पेड़ पौधे लगाने के लिए रहता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज़ डेवलप्ड बाय द NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, द पॉलिसी एनविसेज कल्पना करती है, ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड है एनविसेज। आप इसको अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करोगे तो अच्छा एड ऑन होगा आपका वे ऑफ स्पीकिंग। द पॉलिसी एनविसेज ए स्ट्रिक्ट सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग whereby money will be released by the government to the empaneled agency only if they have achieved a tree survival rate of 90% of the previous year। मतलब पिछले साल जो लगाए थे उसमें से 90% सर्वाइव कर रहे हैं, तो तभी आपका जो एमपैनल जो लिस्ट में आपकी कंपनियां हैं उनको प्रोजेक्ट दिया, उनको फंड रिलीज होगा। और जो ये मैकेनिज्म किससे टेस्ट किया जाता है कि 90% पेड़ पौधे आपके जिंदा हैं, जैसे गगन सैटेलाइट सिस्टम से या इसरो के भुवन सैटेलाइट से आपको पता लगा जा सकता है। इसमें देखो कितने क्वेश्चन बन गए कि इसरो का भुवन और गगन सैटेलाइट क्या क्या काम करते हैं, कि पेड़ पौधे की काउंटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, इट इज़ ए डे व्हेन अर्थ अचीव रिन्यूअल एंड रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट टू ए लेवल दैट मेक्स लाइफ एंड इकोसिस्टम रेजिलिएंट टू द नेचुरल फ्लक्चुएशन। मतलब ये जो अर्थ अचीव करती है रिन्यूअल एंड रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट को उतना रिस्टोर कर लेती है अपने आप। ऐसे हमारे USA के प्रेसिडेंट बोलते थे कि ये फिनोमिना है, क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता, ये तो रिपेयर अपने आप अर्थ एनवायरनमेंट कर लेगी। ऐसे ही कुछ बात कही कि भाई एनवायरनमेंट एंड जो अर्थ अपने आप भी रिपेयर करने की कोशिश करती है, को उसको बोला कि कितना आप उसको डिग्रेड करते हो, वो एक दिन में अगर उतना अचीव कर लेती है उस लेवल तक तो उसको फ्लक्चुएशन को ही बोलते हैं। बी है, इट इज़ द डे व्हेन ह्यूमैनिटी डिमांड फॉर द इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज इन ए गिवन ईयर एक्सीड व्हाट अर्थ कैन रिजनरेट इन दैट ईयर। इसमें बोला गया कि अगर आदमी डिमांड करता है इतना उसमें डिस्ट्रॉय करता है, और एक साल में अगर अर्थ अपने आप को रिपेयर कर लेती है तो डिमांड से ज़्यादा है तो उसको ही बोलते हैं। सी है, इट इज़ ए डे ओवरशूट डे बोलते हैं उसको। इट इज़ ए डे व्हेन एन इंटेंसिफाइड सोलर फ्लेयर विल release a lot of radiation into the space interfering with the radio communication on the earth causing a blackout situation। क्या इसमें बोला गया कि अगर मान लो सोलर फ्लेयर रिलीज होते हैं ना, तो तभी तो हमारी अर्थ पे रेज इतनी जल्दी आती हैं सन की, सोलर फ्लेयर रिलीज होते हैं। विल रिलीज ए लॉट ऑफ रेडिएशन इनटू द स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस में रेडिएशन आएंगी। इंटरेक्टिंग विद द रेडियो कम्युनिकेशन ऑन द अर्थ, जो रेडियो कम्युनिकेशन रेज है उनसे इंटरेक्ट करेंगे, कोजिंग ए ब्लैकआउट सिचुएशन बना देते हैं, क्या उसको बोलते हैं, एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका सॉल्यूशन बी है। ओवरशूट डे मार्क्स द डेट ऑफ द ह्यूमैनिटी डिमांड फॉर द इकोलॉजिकल रिसोर्सेज, मतलब जो आदमी को ज़रूरत है इकोलॉजी की, जो रिसोर्सेज की एंड सर्विसेज इन ए गिवन ईयर एक्सीड व्हाट अर्थ कैन रीजनरेट इन दैट ईयर। मतलब आदमी ज़्यादा उसको बिगाड़ देता है इकोलॉजी को, और अर्थ पे जो भी पेड़ पौधे हैं या चीज़ें हैं, और एक साल में अर्थ अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती, उसको ओवरशूट डे बोलते हैं। अर्थ ओवरशूट डे, पृथ्वी का ओवरशूट कर जाता है। एंड इज होस्टेड एंड कैलकुलेटेड बाय द ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एंड इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स डिसीजन मेकर्स with a menu of the tool to help the human economy operate within the ecological limits।
मतलब आदमी को उसमें लिमिट करने के लिए बोलते हैं कि आपको इस लिमिट से कम ही करना है, नहीं तो अर्थ अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगी विद इन दी 1 ईयर। उसको ही ओवरशूट डे बोलते हैं, अर्थ ओवरशूट डे। टू डिटरमाइन द डेट ऑफ द अर्थ ओवरशूट डे फॉर द ईच ईयर, द नंबर ऑफ डेज ऑफ दैट ईयर दैट अर्थ बायो कैपेसिटी सफाइस, मतलब पर्याप्त रहती है, टू प्रोवाइड एन ह्यूमैनिटी इकोलॉजी फुटप्रिंट इज कैलकुलेटेड। अर्थ ओवरशूट डे इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द प्लैनेट्स बायो कैपेसिटी, मतलब जितनी प्लेनेट की, अर्थ की या कोई भी प्लेनेट उसकी बायो कैपेसिटी है, द अमाउंट ऑफ इकोलॉजिकल रिसोर्सेज अर्थ इज एबल टू रीजनरेट दैट ईयर बाय ह्यूमैनिटी ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ह्यूमैनिटी डिमांड फॉर द ईयर एंड मल्टीप्लाइंग बाय द 365 नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। मतलब यही है कि कितनी हम उसको इकोलॉजिकल हैम्पर करते हैं और कितनी एक साल में जनरेट कर पाती है, गुना में 365 कर देते हैं, तो उसका डाटा कंप्यूट हो जाता है कि कितना ओवरशूट कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट 98 क्वेश्चन देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द मैनग्रूव कवर इन इंडिया अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया मैनग्रूव कवर, मतलब सबसे ज़्यादा मैनग्रूव फॉरेस्ट कहाँ पे हैं, फिर कम कैसे कैसे अरेंज करना है। ये बोलागा कि अंडमान निकोबार आइलैंड में ज़्यादा, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात में। सेकंड है बी जो ऑप्शन है इसका, गुजरात में ज़्यादा है, अंडमान निकोबार में कम है, वेस्ट बंगाल में उससे कम है। सी है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, गुजरात में फिर हैं, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड में है। डी है वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है, अंडमान निकोबार आइलैंड में ज़्यादा है, फिर गुजरात में है। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, इसका सी आंसर करेक्ट है, क्योंकि जो टोटल मैनग्रूव फॉरेस्ट हैं, जैसे आप बताओ जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, दलदली एरिया रहता है, वहाँ पे मैनग्रूव फॉरेस्ट होते हैं, तो ये हमारे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे अमेजन फॉरेस्ट भी इसी टाइप में आते हैं। तो वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट, मतलब सुंदरबन डेल्टा के आसपास वहाँ पे ज़्यादा मैनग्रूव रहते फॉरेस्ट हैं, तो वहाँ आपके इंडिया का 42% वेस्ट बंगाल में, फॉलोड बाय द गुजरात, फिर गुजरात के पास लास्टली अंडमान निकोबार में पाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदमी सोचेगा कि अंडमान निकोबार में आदमी रहते नहीं हैं, कम जो ह्यूमन बीइंग है वहाँ पे ज़्यादा होंगे, नहीं, अपोजिट है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है 42%, 23% आपका गुजरात में, 12% अंडमान निकोबार में। फर्दर मैनग्रूव कवर इज़ फाउंड मच स्मॉलर एरिया इन स्टेट लाइक उड़ीसा एंड महाराष्ट्र में भी पाया जाता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 99th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ए है इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या पहले भी हमने पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरों में बताया है कि स्टैट्यूटरी होता है जो लॉ के द्वारा बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की बुक में लिखा हुआ है, और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाती है। तो आप चीज़ों को एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको सभी वीडियो देखनी चाहिए, तभी आपके जो माइंड में डॉट्स हैं नॉलेज के वो इनलाइन हो जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे और आपकी नॉलेज बूस्ट होगी। सेकंड है इट इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है इसको। थर्ड है टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल रिसर्चर टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट अथॉरिटी। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, डी तीनों ठीक हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ये है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज ए स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन 2003 टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था 2003 में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, NBA। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि डॉक्टर VB माथुर प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसका प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, VB माथुर जी हैं। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द सीकिंग परमिशन ऑफ कैरिंग आउट रिसर्च, रिसर्च करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। इफ़ इट इज़ कैरिड आउट इन इंडिया बाई इंडियंस, कि इंडियन होना चाहिए, बाहर के आदमी को तो परमिशन लेनी पड़ेगी। एज वेल एज अंडर द कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च कर रहा तो साथ में कंबाइन करके। 100th क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कल्चर डाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्ट। पोकली राइस केरला में पाया जाता है क्या। सेकंड है नुखी जुहर उड़ीसा में, कल्चरल एलिमेंट या स्टेट दिए हुए हैं। और थर्ड है थुम्बी महोत्सव कर्नाटका में बनाया जाता है क्या। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है
थर्ड ओनली। तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन बी है। पोलिकली राइस क्या है? वेराइटी एंडेमिक टू द सेंट्रल केरला इज नोन एज फॉर द साल्ट वाटर टॉलरेंस, मतलब नमकीन पानी में भी पैदा हो सकता है। पोकली राइस बोलते हैं, पोकली। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नुखई जुहार इज आल्सो कॉल्ड नुखई परबा एंड नुखई भेंट-घाट इज सेलिब्रेटेड इन ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड एरिया ऑफ नेबरिंग स्टेट। एंड थर्ड है थुम्बी महोत्सव इज ए स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल इन द केरला। जो हेलीकॉप्टर बोलते हैं उसका ही फेस्टिवल बनाया जाता है, थुम्बी महोत्सव बोलते हैं, केरला में है। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ। और इनको आप याद करने की ट्रिक भी बना सकते हैं कि जिसको थुम्बी निकली हुई हेलीकॉप्टर है वो केरला से आप फेस्टिवल बनाते हैं, या जोहर है उड़ीसा में आप बनाते हैं, तो जो आपका राइस की है पोकली वो केरला में। इसके लिए ट्रिक आप बना सकते हैं जिससे लंबे टाइम तक आप याद रख पाओगे। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो with more questions, and please share my video among your friends. Bye.